नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। देखिए, बाजार की बात करें तो निफ्टी डे लो और डे हाई के बीच में अभी कारोबार कर रहा है 22,878 के लेवल पर। वहीं बैंक निफ्टी कल के आउट परफॉर्मेंस के बाद आज उसमें थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। 295 अंक से गिरकर 49,274 के लेवल पर कामकाज करता हुआ फिलहाल ये देखने को मिल रहा है। डिटेल में और इस पे बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव। हालांकि रिकवरी की भी कोशिश, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, लेकिन निफ्टी 50 अंक से नीचे तो बैंक निफ्टी करीब 300 पॉइंट लुढ़का। तेल, गैस और मेटल शेयर्स में तेजी। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीबन 1% मजबूत। नाल्को, हिंडाल्को, सेल 2% तक ऊपर। वहीं जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी, एमजीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी भी 2 से 4% चढ़े। कैपिटल मार्केट शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेजी। बीएससी का शेयर 2 दिन में करीब 12% दौड़ा। एमसीएक्स, सीडीएसएल और कैम्स भी आज 2 से 2% मजबूत। एफएनओ में एंट्री होने की खबर से इरेडा और टाटा टेक का जोश हाई। मार्च सीरीज से दोनों शेयर्स के फ्यूचर ऑप्शन में होगी ट्रेडिंग। एनएससी पहले ही मार्च सीरीज से अमारा, साथ ही साथ आईएफएल समेत 4 कंपनियों की एंट्री कर चुका है ऐलान। साथ ही मार्च सीरीज से 16 शेयर्स हो रहे हैं बाहर। दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनेंगी रेखा गुप्ता। आज सुबह 11 बजे से रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रवेश वर्मा होंगे डिप्टी सीएम। एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव का सीएनबीसी आवाज के साथ मेगा इंटरव्यू। मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, अभी तक 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट के ऑफर आए। एमपी में आईटी, सेमीकंडक्टर, एग्री, ऑटो में बड़े मौके। कहा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर बनाई खास पॉलिसी। तो चलिए, वीकली एक्सपायरी के दिन अगर बाजार का मूड माहौल देखा जाए तो मूड तो इस टाइम पे ठंडा ही दिखाई दे रहा है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। खबरों के दम पे जो स्टॉक हैं वो काफी ज्यादा मार्केट में इस टाइम पे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सातपुते सर से जानते हैं कि इस टाइम पे जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हमें बाजार में देखने को मिल रही है, ये हमें समझ नहीं आ रहा कि आज का ट्रेडिंग सेशन इस तरीके का जा रहा है तो कल का हमें सत्र जो है वो किस तरीके का देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा बुल्स और बेयर्स आपस में टक्कर देने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस टाइम पे कौन सा ऐसा सेक्टर है जो काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव दिखाई दे रहा है, जहां पे बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है और इस टाइम पे वैल्यू हंटिंग की अपॉर्चुनिटीज बन रही है? सातपुते सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी सर, कहां पे चेरी पिकिंग की अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है इस वक्त? देखिए कंचन जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो रही है। उसमें से एक रहेगा, मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर। ऑटो में जितनी ऑटोस एंड ऑटो एंसिलरी, जितना बेरिश टोन ऑटोज में लगा हुआ है, उसके चलते आपने देखा होगा ऑटोज में बिकवाली हो रही है। लेकिन ये बिकवाली जो है वो हेवी नहीं है, इट्स अ लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन हमेशा आप कह सकते हैं आधा टका 1% के उससे ज्यादा होता नहीं। तो ये लिक्विडेशन जब होता है और जब बाजार आरएसआई पे जो हम चार्टिकल देखते हैं, वहां पे कंप्लीट ओवरसोल्ड होता है डेली एंड वीकली चार्ट पे, तो ऑटोज में बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है। ऑटोज के साथ क्या है दूसरा, मेरे हिसाब से ऑटोज के बाद ऑटो एंसिलरीज, वहां पे देखिए बैंकिंग स्टॉक्स, बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स है मुझे लगता है यहाँ पे पिटे हुए हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है कि जहाँ पे मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। हालांकि जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आज का इंडेक्स है उस पे अगर आप नजर रखें तो वहां पे सबड्यूडनेस है। तो हो क्या रहा है कि जब इंडेक्स गिरता है तो उसके साथ लिक्विडेशन फिर से होता है, यानी जिन्होंने तेजी की है वो फिर से लिक्विड कर देते कि नहीं नहीं चल रहा है बाजार। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। और जो जो ट्रम्प टैंट्रम की जो बात सुबह हो रही थी, वही बस वही हो रहा है कि कुछ न्यूज आ रही है और वो न्यूज को हम लोग बाजार में वहां पे रिफ्लेक्शंस देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है जिनका नजरिया लंबा है उनके लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है।
तो जिनका नजरिया लंबा है उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इंडेक्स ठंडे हैं लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव देखने को मिल रहा है और ऑटोज में बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल राजेश जी को देखने को मिल रही है। चलिए एक बार पहले मैं वो नंबर रख देती हूँ स्क्रीन पर जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फिर सवालों के जवाब भी लेंगे। तो 704500 ये नंबर अभी आपके स्क्रीन पर, इस माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भी भेज सकते हैं। चलिए सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कौन जुड़ रहा है उनकी तरफ चलते हैं और सबसे पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मितिन अरोड़ा जी दिल्ली से। मितिन जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। मुझे लग रहा है उनको सुनने में तकलीफ हो रही है। उनका सवाल मैं पढ़ देती हूँ। HBL इंजीनियरिंग पर उनका सवाल है। 436 की बाइंग है, 50 शेयर्स हैं इनके पास फिलहाल और 50 शेयर से ज़्यादा प्रति शेयर यहाँ पे ये प्रॉफिट में, 50 रुपये प्रति शेयर के प्रॉफिट में। HBL इंजीनियरिंग, राजेश जी वेरी गुड मॉर्निंग सर। HBL इंजीनियरिंग कैसे स्टॉक को देख रहे हैं, क्या करना चाहिए फिलहाल इनको? गुड मॉर्निंग श्रेया। श्रेया देखिए, मेरे हिसाब से तो ये तो क्लियरली एक बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखें या अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखें, एक शॉर्ट टर्म हमें व्यू मिलता है। 450 का यहाँ पे बेस बन रहा है, तो 440 का या 430 का एक स्टॉप लॉस रखे, इस पोजीशन को मेंटेन रखे। मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग का टारगेट बनेगा वो रहेगा करीबन 500 से लेके 550। तो मोमेंटम यहाँ पे जनरेट हो रहा है। आज का दिन थोड़ा सबड्यूड हो सकता है, लेकिन काउंटर अच्छा है। तो ये थी राय HBL इंजीनियरिंग पर। आगे बढ़ा जाए और दिल्ली से ही मुकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी गुड मॉर्निंग। क्या आवाज में मेरे प्रॉब्लम आ रही है, श्रेया के प्रॉब्लम आ रही है, या जो हमारे दर्शक है उनकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है कोई? हेलो जी मुकेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मैम नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका सवाल क्या है? मैम मेरे पास टाटा मोटर के शेयर है, 115 क्वांटिटी है एट द रेट 465 के प्राइस से। मुझे 12 मंथ इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, टाटा मोटर्स बोला ना सर, एक बार प्राइस वापस से रिपीट कर दीजिए, सॉरी मैंने मिस कर दिया। टाटा पावर है मैम, 115 क्वांटिटी है एट द रेट 465 के प्राइस से, 465। ठीक है, टाटा पावर है और लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका, राइट? भी कर सकता हूँ। ओके ठीक है, तो बाइंग जो हुई है वो काफ़ी अपर लेवल्स में हो गई है। इस टाइम पे स्टॉक में एक अच्छी खासी करेक्शन आती हुई दिखाई दी है। 350 के आसपास इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि हम मान के चले 100-125 रुपए का इस टाइम पे लॉस है पर शेयर। लेकिन सातपुते सर, एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, क्या करना चाहिए? होल्ड करके रखे या जैसे ही अपना प्राइस मिले वहां से एग्जिट की सलाह? देखिए, अगर आप प्राइस की बात करें तो उनकी जो एंट्री प्राइस है वो करीबन 465 के आसपास है। करंटली इट इज एट 350। अगर आप इसका हाई देखें, टाटा पावर का जो रिसेंट हाई था वो करीबन 480 के आसपास है। तो आप कह सकते रादर 500, यस 500, परफेक्ट 500 का इसका हाई था और ये 500 से गिरा है करीबन 330 तक। तो ये जो बड़ा करेक्शन दैट सीम्स ओवर टू मी। लेकिन क्या ये फिर से 465 तक जाएगा, यानी 500 तक जाएगा? चांसेस थोड़े मुझे कम लग रहे हैं यहाँ पे। तो प्रोबेबली यहाँ पे 400-410 का यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टारगेट आ सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर टाटा पावर चलता है तो एक रिलीफ रैली, यानी जो टोटल करेक्शन है उसको एटलीस्ट 50% तो रिट्रेस करेगा। तो ये जो 50% रिट्रेसमेंट कहाँ बैठता है, करीबन 400-410 के आसपास मुझे लगता है। तो वो एक पहला रेजिस्टेंस होगा। तो उस रेजिस्टेंस के आसपास टाटा पावर अटकता है या बाजार में फिर से मंदी का दौर शुरू होता है, फिर मुझे लगता है आपको फिर से हमें कॉल करना पड़ेगा। बट एट द मोमेंट इट्स अ होल्ड फॉर मी, क्योंकि ओवरऑल मुझे लगता है यहाँ पे पावर्स में भी रिकवरी आ रही है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा श्रेया जी, वो करीबन 325 का होगा। 325 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, सामने 400-410 का टारगेट लेके एटलीस्ट पोजिशनली एक 2-3 महीना होल्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, टाटा पावर होल्ड है, 325 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। और जिस तरीके से सरकार आत्मनिर्भर भारत को लेकर अग्रसर है, तो पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में हमने देखा कि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो फिलहाल ये स्टॉक होल्ड है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम अवतार ठाकुर जी रायपुर से। राम अवतार जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। सर जी नमस्कार। जी सर, आपका सवाल। मैडम मेरे पास IRFC है 30 के प्राइस पे 4000 क्वांटिटी, और सुजुलान है 5000 क्वांटिटी 15 के प्राइस पे। मैं होल्ड करूं कि नजरिया तो मेरा लॉन्ग टर्म है, बट पार्टली बुक करूं कि होल्ड करूं?
बहुत अच्छे-अच्छे भाव पे आपने दोनों ही स्टॉक्स लेके रखे हैं। आईआरएफसी देखिए 30 रुपए की खरीद है आपके, 4000 स्टॉक्स है, अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हैं आप आईआरएफसी में। शुरुआत चलिए आईआरएफसी पे करती हूँ, 95 रुपए प्रति शेयर के प्रॉफिट में है। आप राजेश जी, कल भी बात हो रही थी इनफैक्ट मार्केट के पंचनामा में, हम रेलवे स्टॉक्स पे काफी जिक्र कर रहे थे। आईआरएफसी ऐसा स्टॉक देखिए जिसमें इनफैक्ट कल भी हमें तेजी देखने को मिलती रेलवे स्टॉक्स में, आज भी ये तेज होकर ही कामकाज करता हुआ, लेकिन बजट से निराशा हाथ लगने के बाद या फिर उनसे पहले भी देखें तो 6 महीने में ये स्टॉक 30% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। करना क्या चाहिए इनको? पार्शली प्रॉफिट बुकिंग कर ले या फिर अभी बने रहे और इनमें इसको मुनाफा देखने को मिलेगा? देखिए, उनके लिए मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा 110 का। अगर 110 का स्टॉप लॉस हिट होता है तो पोज़ीशन से आप एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें फिलहाल। क्योंकि देखिए, आपने जो रैली देखी ₹30 से देखिए करीबन 220 तक, फ्रैंकली स्पीकिंग 200 के ऊपर मेरे हिसाब से एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि 30 वाला कोई भी आइटम अगर 200 के ऊपर चला जाता है तो एक बहुत सब्सटैंशियल प्रॉफिट हो जाता है। एनीवे, तो वो अपॉर्च्युनिटी आपकी छूट गई है। 220 से करेक्ट हुआ करीबन 120 तक, 115 तक। तो ये इतना अच्छा सेलिंग होने के बाद, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करें। अगर आपको एग्जिट ही करनी है या एटलीस्ट आपको पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ही करनी है, फिर मुझे लगता है उसका लेवल होगा 145। 145 से लेके 160, तो ये रेंज होगा जहां तक एक पुल बैक आना चाहिए, बशर्ते बाजार भी साथ दे। तो करंटली मैं यही कहूंगा, चार्ट देख के ये लगता है कि थोड़ा होल्ड रखिए। 115 का फिलहाल जो सपोर्ट दिख रहा है, वो यहाँ पे अगर काम करता है तो यहाँ पे एक रिलीफ रैली मिलेगी, जहाँ पे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। तो 110 का स्टॉप लॉस होगा एंड इट्स अ होल्ड। इसका स्टॉप लॉस होल्ड और 145 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं या फिर अपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सुजलॉन पर भी इनका सवाल, सुजलॉन में इनकी 15 की खरीद 5000 शेयर्स हैं और सुजलॉन देखिए 54 पे अभी कारोबार कर रहा है। वो ग्लोरी टाइम तो राजेश जी बहुत दूर दिखता है, लेकिन अभी फिलहाल इनको क्या करना चाहिए? यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर और यहाँ पे बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं? क्या 52 वीक हाई टच करेगा 46 का, 86 का? देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि सुज़लॉन बीच में जिस तरह से थोड़ा फैंसी हुआ था, सबने यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे सुज़लॉन में अपनी पोज़ीशन बनाई थी और हर लेवल पे, यानी हर उछाल पे, वहाँ पे एग्ज़िट ढूँढने की कोशिश वो निवेशक करेगा। करंटली आप कह सकते हैं 50 के आस-पास सपोर्ट है, यहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो प्रोबेबली 60-62 तक का एक मूव मिल सकता है, जहाँ पे आपको भी एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी है, आपको भी प्रॉफ़िट बुक करना है, क्योंकि वो जो मूव था, जो हमने ₹15-20 से देखा था 80 का, उसके बाद यहाँ पे वो जो मोमेंटम जो था वो फिज़ल आउट हो चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ हम रिलीफ रैली देखेंगे और रिलीफ रैली को यूज़ करेंगे प्रॉफ़िट बुक करने के लिए। फॉर मी इट्स अ एग्ज़िट, बट फिलहाल बने रहें, 50 का स्टॉप लॉस रखें, सामने 60-65 का अगर रेंज मिले तो एग्ज़िट करें। ओके, 60-65 के टारगेट के लिए करें चेज, जैसे ही टारगेट आते हैं एग्जिट की सलाह, और इस टाइम पे 50 का स्टॉप लॉस रखें खासा ध्यान में। डे लो से बाजार में एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए वापस से हम अपने कॉलर के साथ यानी कि दर्शक के साथ जुड़ते हैं। गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हैं बिजॉय जी। बिजॉय जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास दो शेयर्स है। एक है पहला उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें मेरा क्वांटिटी है 37 एंड एवरेज बाइंग है 53.87 की। एंड दूसरा है पटेल इंजीनियरिंग के, जिसमें क्वांटिटी है 21 एंड एवरेज बाइंग है 50.50 की, और दोनों में ही मेरा 1 साल का नजरिया है। तो क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है, शुरुआत उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कर लेते हैं। दो काफ़ी अपर लेवल्स पे बाइंग की गई है, यानी कि 52 हफ्ते के आसपास यहाँ पे खरीदारी की गई है। और सातपुते सर, अभी रिसेंटली ना मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी जहाँ पे पीएसयू वर्सेस प्राइवेट बैंक थे, जहाँ पे ये देखा गया था, जो अभी Q3 के रिजल्ट आए हैं, जो पीएसयू बैंक्स हैं उनके जो ग्रॉस एनपीएज हैं उसमें करीबन 10% का हमें साल दर साल इनक्यूमुलेटिव सुधार देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी होती हुई दिखाई दी है, स्लिपेजेस भी कम हुए हैं। बट अगर हम इसको कंपेयर करें प्राइवेट बैंक से, तो प्राइवेट बैंक के जो स्लिपेजेस हैं उसमें भी हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही जो ग्रॉस एनपीएज है ऑल क्यूमुलेटिव प्राइवेट बैंक के, वहां पे भी 2% का एक हमें इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की इस टाइम पे बात करी जाए तो इसके जो नतीजे आए थे Q3 में, वहां पे कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उस पे डेंट आता हुआ दिखाई दिया था। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी खासा तौर पे इस टाइम पे इंपैक्ट हुई थी। आगे का क्या नजरिया है, क्या करना चाहिए? बिकॉज खरीदारी भी काफी अपर लेवल्स पे है। देखिए, मुझे लगता है कि प्रोबेबली आपको उज्जीवन फाइनेंस में एक लॉस बुक करना पड़ेगा। चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि हमने 60-62 का जो हाई देखा था, वहां से वन वे करेक्शन ही है।
बजट के पहले यहाँ पे हमने देखा था 30 का लो बना के ये करीबन 40-41 तक गया था और बजट के बाद ये फिर से गिरा और जैसे गिरा हमने इसने अपना जो रिसेंट लो था 30-31 का उसके आसपास ही ये खड़ा है। तो हम ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि प्रोबेबली ये 30-31 जो है ये एक डबल बॉटम फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से आपको एक टेक्निकल रिलीफ रैली मिलेगी, जो करीबन आप कह सकते हैं 36 टू 38 तक आ सकती है। चार्टिकली उतना प्रॉमिसिंग नहीं है क्योंकि मुझे लगता है इवेंचुअली अगर ये 30 का लेवल टूटता है, तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे 25 तक की ₹25 तक का करेक्शन आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कहीं पुल बैक मिलता है, तो एग्ज़िट ले, वो ज़्यादा बेटर होगा। सो फिलहाल तो मैं यही कहूँगा 30 के हिसाब से अगर आप देखें, 29 का स्टॉप लॉस रखें, सामने 36 से लेके 38 तक का अगर पुल बैक मिलता है, तो आप एग्ज़िट कर लें। 9 का स्टॉप लॉस लगा कर रखें और 38 तक के पुल बैक मिलता है तो आप वहां से एग्जिट कर लें। फिलहाल ये राय आपके लिए जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आते हुए। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामाशीष जी सिवान से। रामाशीष जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। हाँ जी नमस्कार। जी सर, आपका सवाल। हाँ, मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 1061 शेयर है, तो 142 का रेट से, तो उसका मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ। तो यही जानना था कि एग्जिट करूँ नहीं तो होल्ड करूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से पूछ रहे हैं। 142 की खरीद है और 110 के लेवल पर अभी फिलहाल कारोबार कर रहा है। इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में 2% करीब तेज होकर कारोबार कर रहा हुआ, लेकिन आप लॉस में है, 31 रुपये प्रति शेयर के लॉस में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या लग रहा है? हालांकि एक महीने में इसने तो 3% का करेक्शन दिखाया है। राजेश जी, क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के नज़रिए से होल्ड है? डेफिनेटली देखिए 2 चीज़ें मैं यहाँ पे देखता हूँ। एक तो भीड़, एक स्ट्रॉन्ग भीड़ है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है बढ़ने का, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है। टेक्निकली अगर आप देखें तो 105 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट है, तो 100-105 इसका बेस है। काउंटर नया है, आपके पास रीड करने के लिए ज़्यादा कैंडलस्टिक्स नहीं है। लेकिन जो बात होती है मेरी भी कभी फंडामेंटल एनालिस्ट के साथ, तो वो यही निकल के आती है कि ठीक है, नया काउंटर है यहाँ पे, अभी तक इसने अपना मोमेंटम देखा नहीं है, तो फिलहाल जो डिप मिल रहा है उसमें एक्यूमुलेशन करे। दिस इज़ व्हाट आई हर्ड। बट चार्टिकली मुझे भी ऐसा लगता है कि ये 100-110 काउंटर बुरा नहीं है, तो अच्छा काउंटर है। अगर आपको ऐड करना है तो इस लेवल पे भी ऐड हो सकता है। करंट लेवल से जो टारगेट बनता है वो करीबन 135 टू 140 का बनेगा। तो 100 के ऊपर का बाय रहेगा, 95 का स्टॉप लॉस रहेगा, 135, 140 इसका टारगेट रहेगा। तो काउंटर आई थिंक दिस इज़ एन एंट्री लेवल फॉर मी। ओके, तो 140 145 के टारगेट्स के लिए आप इसे चेस करके चल सकते हैं। ये थी राय बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। सातपुते सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे और काफ़ी सारे सवाल इन पाइपलाइन हैं, वो सारे के सारे सवालों के जवाब आपसे जानेंगे। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोनीपत से। विजेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने पारस डिफेंस के 500 शेयर्स परचेज किए थे 994 के रेट पर। तो अब मैं इसको 1000 प्लस ये कब तक जाएगा ये जानना चाहता हूँ कि कितना तक टाइम लग सकता है इसमें, क्योंकि 900 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 944 की खरीद है आपकी, 500 शेयर्स हैं और ये 897 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट इसमें आज तेजी देखने को मिल रही है और कल भी हमने देखा राजेश जी डिफेंस सेक्टर में अच्छी तेजी थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से डिफेंस सेक्टर को एक बूस्ट मिलता है। इस खबर के बाद डिफेंस सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि इस काउंटर को देखिए, पारस डिफेंस 994 की खरीद है, लॉस में फिलहाल चल रहे हैं। क्या इनका लेवल आएगा? हालांकि लेवल इन्होंने सोचा है 1000 का, कब तक आएगा ये स्पेसिफाई किया है इन्होंने। कब लग रहा है सर 1000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे? देखिए, अगर बाजार संभलता है तो 1000 का लेवल आपको 10 दिन में देखने को मिलेगा, वो बात ही जुदा है। लेकिन क्या बाजार संभलेगा, वो एक $1,000,000 क्वेश्चन है। तो हम थोड़े चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए चार्टिकली पारस का जो करेक्शन है वो कहाँ खत्म हो, पहले आप ये सोचो। मेरे हिसाब से पारस डिफेंस का जो करेक्शन है, क्योंकि हम वीकली चार्ट पे जाते हैं तो जनरली हम देखते हैं 200 वीक्स मूविंग एवरेज जब तब जाके यहाँ पे एक्यूमुलेशन किसी भी बड़े काउंटर में हो जाता है और ये डिफेंस काउंटर वैसे भी वीक ही है। तो पारस डिफेंस का जो सपोर्ट बनता है वो है करीबन 780 का, 780 ये इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज है।
ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो डिफेंस स्टॉक में हर उछाल में सेलिंग हुई है। इनफैक्ट यहाँ पे पैटर्न वाइज जो हम टेक्निकल पैटर्न देखते हैं वहां पे ब्रेकडाउन से हमने देखे हैं। तो करंट लेवल से प्रोबेबली नॉट 1000 लेकिन 950 980 का एक बार के लिए पुल बैक मिले, जहां पे आपको एक बार के लिए एग्जिट करनी है क्योंकि स्ट्रक्चर इसका अभी भी वीक है। ओके, तो ये थी राय पारस डिफेंस के ऊपर। सातपुते सर, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है। मार्केट में, मतलब ये सवाल मेरा ही नहीं है, मेरे साथ साथ एक काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स का है। जब भी हम मार्केट में बात करते हैं, कोई भी बियर मार्केट बन जाता है तो सब बोलते हैं कि जैसे ही डिप आए खरीदारी कर लो, और जो आपने अपर लेवल्स पे शेयर खरीद रखे हैं उनको एवरेज कर लो, डिप आए खरीदारी कर लो। ये मतलब एक कोट है जो एक ना एक बार तो हमें हर एक्सपर्ट से सुनने को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जाएगा कितना नीचे, क्योंकि डिप तो समझ नहीं आ रहा कि डिप एक्चुअल में है कौन सा, क्योंकि जितना डिप आ रहा है उससे अगले दिन हम देख रहे हैं कि बाजार में वो डिप और भी ज्यादा नीचे होता जा रहा है। और इंस्टाग्राम पे आप देखिए या अगर आप ट्विटर पे देखिए तो हेरा फेरी का पहले एक मीम बड़ा वो होता था, वायरल होता था कि रुको भाई थम जाओ, तो ये कहाँ थमेगा? देखिए कंचन जी, जब हम बात करते हैं थोड़ा मुझे वक्त देना पड़ेगा आप, क्योंकि इसका जवाब छोटा नहीं है। ये 10 सेकंड में खत्म होने वाला नहीं है। तो आप इफ यू परमिट देन ओनली आई विल स्पीक। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, ठीक है। देखिए बाजार में जब हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं या अप ट्रेंड की बात करते हैं तो 2-3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे एक तो जो आप कह सकते हैं कि अप ट्रेंड है, लेकिन उसमें क्या है, इसमें लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है, शॉर्ट टर्म है। अगर आप शॉर्ट टर्म को जाते हैं, जब हम इलियट एनालिसिस करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या शॉर्ट टर्म में भी फिर से 3 ट्रेंड आते हैं? तो यस, शॉर्ट टर्म में भी आते हैं। तो जो हम कहते हैं बाय ऑन डिप्स, तो कौन-सा एनालिस्ट, कौन-सा चार्ट देख रहा है, उसके ऊपर ये स्ट्रैटेजी बनती है कि ये कैन वी से दैट दिस इज़ अ बाय ऑन डिप फॉर मी? यस। क्या आप लॉन्ग टर्म पोजिशनल बात कर रहे हो? तो फिर कैन दिस बी अ बाय ऑन डिप? तो प्रोबेबली यस, यू कैन वेट। और प्रोबेबली यू कैन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि देखिए मीडियम टर्म ऐसा आउटलुक है, तो थोड़ा-सा और करेक्ट होगा। तो आपको किस तरह से, किस एंगल से आप चार्ट देख रहे हो, उससे ये बाय ऑन डिप बनता है। दूसरा आपका सवाल, कहाँ पे जाके रुकेगा? तो देखिए फिर मैंने तो लार्जर टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ। शॉर्ट टर्म तो देखिए रोज का करना ही है, वो बात अलग है। बाजार में रैली जो हुई थी निफ्टी की, वो 7,500 के आसपास का इसका बॉटम बना था कोविड के बाद, और फिर हमने ये रैली देखी थी करीबन 26,000। फिर इस पूरे रैली को जब हम रिट्रेसमेंट के तौर पे देखते हैं, तो 2 चीज़ें यहाँ पे उभर के आती है कि जो इसका जो रिट्रेसमेंट बनता है 23.6-23.6% का रिट्रेसमेंट, फर्स्ट रिट्रेसमेंट। तो वो फर्स्ट रिट्रेसमेंट का जो लेवल आता है वो करीबन 22,000 से लेके 21,800 तक का आता है। तो क्या बाजार, ये जो हम देख रहे हैं रोज की मारामारी 22,800 को ये डिफेंड करने की कोशिश होती है, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि अगर 22,800 टूटता है तो कम से कम 800 से 1000 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन अनफोल्ड हो जाएगा चार्टिकली। तो आप किस एंगल से बाजार को देख रहे हो? क्या मैं शॉर्ट टर्म पे काम करूँगा? जनरली हम जो एफ एंड ओ में वाले जो काम करने वाले हैं, वो एक्सपायरी टू एक्सपायरी करते हैं। हम उस लिहाज से देखते हैं क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं, हमें ट्रेड्स करना है, हमें लोगों को ट्रेड देना है। फिर हम सोचेंगे कि या हम इसे बोले कि दिस इज़ ओवरसोल्ड, क्या ये पुट कॉल रेशियो पे ओवरसोल्ड हुआ है क्या? तो बहुत सारे फैक्टर्स है। इट इज़ नॉट अ सिंगल फैक्टर जो एक्सप्लेन करने के लिए ये सेशन कब गिरेगा। सो यस, फॉर द टाइम बिंग आप इतना याद रखें, 27,800 जब तक इंटैक्ट है, ऑल इज वेल। मोहम्मद सातपुते सर, इतना बढ़िया हमें एनालिसिस बताने के लिए और सारे के सारे जितने भी सवाल आपसे पूछे गए बखूबी उनको आंसर करने के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट सर। धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे अब रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े रहिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, और मैं आपसे अभी अलविदा लेती हूँ, लेकिन श्रेया आपके साथ यहाँ पे खिलाड़ी नंबर 1 के साथ जुड़ी रहेंगी। धन्यवाद।